मेरे पिताजी ने सब्जी बेचकर मुझे पढ़ाया तो चाचा कहते, इसे अपने साथ रेडी पर रखो, ये तुम्हारी कमाई मिट्टी में मिला देगा। पढ़ता हुआ देखना है तो मेरे बेटे को देखो। ये बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आता और मैं दिल लगाकर पढ़ता। एमबीए करने के बाद मैं और चाचा का बेटा मल्टीनेशनल कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाने लगे तो चाचा बोले, रेहड़ी वाले के बेटे को कौन नौकरी देगा। जब हम इंटरव्यू देने गए तो मैंने गार्ड को नमस्ते किया तो चाचा का बेटा हंसकर बोला, तुम भी गार्ड ही बनोगे। अंदर गए तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि बॉस वाली कुर्सी पर वही गार्ड। आलोक, क्यों बेकार की मेहनत कर रहे हो जब तुम्हें पता है कि तुम्हारी तरह तुम्हारा बेटा भी रेहड़ी वाला ही बनेगा। इसे रेहड़ी पर ही रखो, वरना ये तुम्हारी कमाई मिट्टी में मिला देगा। अगर पढ़ता हुआ देखना है तो मेरे बच्चों को देखो, जैसे मैं धनवान हूँ, कल को वो भी पढ़ लिख कर अफसर ही बनेंगे। तुम रेहड़ी वाले हो, देखना रेहड़ी लगाते रह जाओगे और तुम्हारा बेटा भी अंत में यही काम करेगा। मैं हमेशा की तरह पिताजी के साथ सब्जी मंडी के पास बैठा हुआ था। पिताजी ने अपनी सब्जी की रेहड़ी सजा रखी थी। ताज़ा और हरी सब्जियां लाइन से रखी हुई थीं, जो हर आने जाने वाले का ध्यान अपनी तरफ खींच रही थीं। हरे धनिए की महक, टमाटरों की लाली, बैंगन की चमक, आलू और प्याज के ढेर, सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे पिताजी ने अपनी मेहनत को सलीके से सजा दिया हो। लोग भाग भाग कर पिताजी से सब्जियां खरीद रहे थे। कोई भाव ताव करता था, कोई जल्दी में पैसे पकड़ा कर चला जाता था। पिताजी हर एक से मुस्कुराकर बात करते थे, किसी को कम न देते थे, किसी से बुरा व्यवहार न करते थे। उनके चेहरे पर मेहनत की थकान भी थी और धर्म की कमाई का संतोष भी। जब भीड़ कुछ ज़्यादा हो जाती तो मैं भी पिताजी के साथ उठकर सब्जियां तोलने लगता था। कभी किसी को धनिया पकड़ा देता था, कभी थैली में टमाटर भर देता, कभी प्याज तौल देता। और जब ग्राहक कम होते तो मैं वहीं रेहड़ी के पास बैठकर अपनी किताबें खोल लेता। मुझे पढ़ने का शौक़ था। मैं चाहता था कि मैं भी आगे बढ़ूं। मैं चाहता था कि मैं भी अपने पिताजी की मेहनत का सहारा बनूं। इसलिए मैं रेहड़ी पर बैठे बैठे पाठ याद कर लेता था, कभी गणित के सवाल देखता था, कभी हिंदी के पैराग्राफ पढ़ता था। लोग गुजरते हुए मुझे देखते तो कुछ मुस्कुरा देते थे और कुछ हैरानी से रुककर देखते थे। इसी दौरान मेरे चाचा अपनी गाड़ी पर आए। उनकी गाड़ी चमकती हुई थी। वो गाड़ी रोककर उतरे। शुरू में तो प्रेम से सब्जी खरीदने लगे। पिताजी से हालचाल पूछा, भाव पूछे, थैलियाँ भरवाईं। मगर जैसे ही उनकी नज़र मेरी किताबों पर पड़ी तो उनका स्वर बदल गया। उनकी आंखों में अजीब सा व्यंग उतर आया। फिर उन्होंने वही बातें शुरू कर दी जिसने मेरे दिल में आग लगा दी। उन्होंने पिताजी को नीचा दिखाने की कोशिश की। उन्होंने मेरी मेहनत का मजाक उड़ाया। उन्होंने हमारे काम को तुच्छ साबित करने की कोशिश की। मुझे चाचा की बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। मेरा दिल चाहा कि मैं भी इन्हें जवाब दूं। मैं भी बताऊं कि मेहनत से काम होता है, धन से नहीं। मैं कुछ कहने ही वाला था कि पिताजी ने उसी समय मेरा हाथ दबा दिया। वो दबाव एक खामोश विनती थी कि मैं शांत रहूं। पिताजी की आंखों में धैर्य था, उनके चेहरे पर सहनशीलता थी। मैंने होंठ भींचे, सिर झटका, अपनी किताबें उठाईं, बैग में डालीं और बिना कुछ कहे घर की तरफ चल पड़ा। मेरे दिल में गुस्से का उबाल उठ रहा था। कदम तेज होते जा रहे थे। दिमाग में चाचा की बातें घूम रही थीं। मैं सोच रहा था कि वो हमें इतना छोटा क्यों समझते हैं। अगर मेरे पिताजी सब्जियां बेचकर मुझे पढ़ा भी रहे थे तो इसमें क्या बुराई थी। क्या मेहनत करना अपराध था? क्या रोटी कमाना पाप था? इन्हें हर जगह अपनी दौलत का प्रदर्शन क्यों करना होता था? इन्हें क्यों ज़रूरी लगता था कि वो पिताजी को बार बार ये एहसास दिलाएं कि वो सब्जी वाले हैं? अगर वो अमीर थे तो अपने घर में थे। वो हमें खाने के लिए कुछ नहीं देते थे, ना ही हम कभी उनके दरवाजे पर मांगने जाते थे। अक्सर उन्हें ही मेरे पिताजी की ज़रूरत पड़ती थी, कभी किसी काम के लिए, कभी किसी बाज़ार के लिए, कभी किसी मज़दूर के लिए। वो हर जगह पिताजी को भेजते थे। मेरे पिताजी को कभी उनकी ज़रूरत नहीं पड़ी थी, मगर इसके बावजूद उनकी नज़रों में हमारी हैसियत बहुत मामूली थी। यही बात मुझे अंदर से काटती थी, यही बात मुझे चुभा करती थी। रास्ते भर में यही सोचता रहा। कभी दिल करता कि मैं बड़ा होकर कुछ ऐसा बनूं कि चाचा खुद आकर नमस्ते करें। कभी आंखें नम हो जाती, कभी गुस्सा बढ़ जाता,
मैं अपने आंसू रोके घर के दरवाजे तक आ गया। घर आया तो माँ हमेशा की तरह घर के काम निपटा चुकी थीं। उन्होंने झाड़ू लगा रखा था, बर्तन धो रखे थे, आंगन साफ था, दीवारें चमक रही थीं। माँ सिलाई मशीन रखकर बैठी हुई थीं, कपड़ा सीधा करके टाँके लगा रही थीं। हमारा घर कच्चा था मगर साफ सुथरा था। माँ हर 6 महीने बाद दीवारों और आंगन में कच्ची मिट्टी और गोबर की लिपाई किया करती थीं। वो मिट्टी को पानी में घोलकर खुद अपने हाथों से दीवारों पर मलती थीं, आंगन को समतल करती थीं। जब कभी बारिश होती तो धूप निकलते ही माँ फिर से लिपाई शुरू कर देती थीं। लोग माँ की सफाई की मिसालें देते थे, कहते थे कि सफाई देखनी हो तो आलोक और सविता के घर में देखो। इंसान ज़मीन पर चीज़ गिराकर भी उठा ले तो गंदी नहीं लगती। मैं गर्व से अपनी माँ की तरफ देखता था। मेरी माँ गरीब ज़रूर थीं मगर परिश्रमी थीं, सलीका उनमें कूट कूट कर भरा हुआ था। इनके हाथों में थकान थी मगर दिल में स्वाभिमान था। मैं जब भी अपने घर को साफ सुथरा देखता था तो मेरे मन में चाची का गंदा रसोई घर घूम जाता था, उनके बर्तन, उनके मैले फर्श, उनकी बिखरी चीज़ें। तब मैं सोचता था कि चाचा को हमें अपमानित करते हुए कभी अपना घर याद नहीं आता। उन्हें कभी ये ख्याल नहीं आता कि वो अपनी पत्नी को भी सफाई का कहें। मगर नहीं, उनके लिए दौलत सब कुछ थी, मेहनत और संस्कार कुछ नहीं था। मैंने ये सब विचार झटक दिए। धीरे से माँ के पास जाकर बैठ गया। बस्ता जोर से दूसरी चारपाई पर उछाल दिया। माँ ने मेरा बिगड़ा हुआ मूड देखा, मेरी आंखों की लाली देखी, मेरे चेहरे की सख्ती देखी। वो फौरन सिलाई मशीन छोड़कर मेरे पास आईं। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा, मेरी तरफ ध्यान से देखा, फिर प्यार से बोली कि क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है? पिताजी ने डांट तो नहीं दिया? मैंने धीमी आवाज़ में कहा। माँ, पिताजी ने तो नहीं डांटा, लेकिन मुझे चाचा जी का व्यवहार अच्छा नहीं लगता। वो आज हमारी सब्जी की रेहड़ी पर सब्जी खरीदने आए थे, लेकिन ऐसे व्यंग भरे अंदाज से बात कर रहे थे जैसे मेरे पिताजी इंसान ही ना हो, जैसे हम सब्जी बेचने वाले लोग कोई अलग प्राणी हो। मेरे दिल में सवाल उठ रहा था कि क्या सब्जी बेचने वाले इंसान नहीं होते? क्या उनका दिल नहीं होता? क्या उनके हाथों की मेहनत की कोई कीमत नहीं होती? ये कहते कहते मेरी आंखों में आंसू भर आए थे। दिल भारी हो गया था, सीने में अजीब सा दर्द उतर आया था। तब माँ ने प्यार से मेरे आंसू साफ किए, अपने पल्लू से मेरी पलकें पोंछीं, मेरे सिर पर हाथ रखा। उनकी आंखों में वात्सल्य था, उनके स्वर में माँ का आशीर्वाद था। फिर वो प्यार से बोली, बेटा, अमीरी गरीबी तो सब ईश्वर की देन है। कोई अमीर होता है तो कोई गरीब होता है, मगर ईश्वर के यहाँ सबसे प्रिय भक्त वही है जिसका आचरण श्रेष्ठ हो। हमें दुनिया की सफलताओं के लिए इतना नहीं रोना चाहिए, हमें अपने भविष्य और कर्मों की चिंता करनी चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि हम परमात्मा की नज़र में कैसे हैं। कोई तुम पर व्यंग करता है तो करने दो, कोई तुम पर हंसता है तो हंसने दो। तुम बस मेहनत करते रहो, भगवान तुम्हारे लिए सफलता के रास्ते खुद ही खोल देगा। माँ थोड़ी देर रुकी, फिर दोबारा बोली, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी किसी इंसान को अपने से छोटा मत समझना। अगर तुम्हारे दिल में कभी ऐसा विचार भी आए तो फौरन ईश्वर से क्षमा मांगना, भगवान से अपने दिल के लिए नरमी मांगना, दूसरों के लिए उदारता मांगना, क्योंकि जो दिल नरम होते हैं वही ईश्वर को पसंद होते हैं। जो अपने आप को बड़ा समझते हैं वो अंदर से बहुत छोटे होते हैं। माँ मुझे प्यार से समझा रही थीं, उनका एक एक शब्द मेरी आत्मा में ठंडी हवा बनकर उतर रहा था। मेरा गुस्सा धीरे धीरे कम हो रहा था, सीने का बोझ हल्का होने लगा था, आंखों में जो आग लगी हुई थी वो बुझने लगी थी। मुझे माँ की बातें बहुत अच्छी लग रही थीं। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उनकी बातें ठंडी फुहार बनकर मेरे दिल पर बरस रही हों। मैं शांति से सिर हिलाता रहा, मैं उनकी बातों को दिल में उतारता रहा। मैंने उसी क्षण दिल में फैसला कर लिया था कि मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनूंगा। मैं अपने पिताजी की मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैं एक दिन ऐसी सफलता प्राप्त करूंगा कि मेरे चाचा की गलतफहमियां खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगी। मैं साबित कर दूंगा कि महानता धन में नहीं होती बल्कि मेहनत में होती है। मैं साबित कर दूंगा कि मेहनत करने वाले लोग ही वास्तव में सफल होते हैं।
मैं चारपाई से उठा, अपना बैग खोला, किताबें निकाली, बस्ता सीधा किया, कॉपी सामने रखी, कलम पकड़ा और वहीं बैठकर पढ़ाई करने लगा। दिल में एक नया फैसला पैदा हो चुका था दिल में एक नया हौसला पैदा हो चुका था। अब मुझे किसी के ताने से फ़र्क नहीं पड़ता था। अब मेरे सामने सिर्फ मेरा रास्ता था, मेरी मेहनत थी और मेरे सपने थे। उस दिन के बाद भी चाचा ने ताना मारने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया था। जहाँ उन्हें मौका मिलता वो कोई ना कोई बात चुभो देते थे। कभी पिताजी के काम पर, कभी मेरे पढ़ने पर, कभी हमारे घर पर, मगर मैंने चाचा की बातों से अपने कान बंद कर लिए थे। मैंने माँ की बातों को दिल में बसा लिया था। अब मैंने फैसला कर लिया था कि मैं जवाब शब्दों से नहीं बल्कि अपने काम से दूंगा। एक दिन मैं गणित मैथ्स के अध्यापक से मदद लेने के लिए गया था। मेरा एक सवाल हल नहीं हो रहा था। मैं किताब लेकर उनके कमरे में गया तो मैंने देखा कि चाचा जी पहले से वहाँ बैठे हुए थे। वो किसी काम से आए हुए थे। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा तो बनावटी हैरानी से बोले कि अरे, यहाँ तुम क्या कर रहे हो? उनकी आवाज़ सुनकर मेरा दिल धक से रह गया। मैंने सिर झुका लिया। मुझे मालूम था कि वो अध्यापक के सामने भी मेरा मजाक बनाएंगे। मेरे गुरुजी जो हमेशा मेरी तारीफ़ करते थे, मुझे लगने लगा था कि अब वो भी मुझसे विमुख हो जाएंगे। मुझे डर था कि कहीं वो भी चाचा की बातों में आकर मुझे कमतर ना समझने लगें। मैं चुपचाप खड़ा रहा, किताब सीने से लगाए रहा। तब गुरुजी मुस्कुराकर बोले कि अरे, ये मेरा सबसे होनहार विद्यार्थी है। ये अक्सर मुझसे पढ़ाई में मदद लेता रहता है। कहीं ट्यूशन भी नहीं जाता, मगर फिर भी ट्यूशन जाने वाले बच्चों से अच्छे अंक लेकर आता है। गुरुजी के स्वर में मेरे लिए गर्व था, उनकी आवाज़ में विश्वास था। उनकी बातों ने मेरे दिल को छू लिया था। मेरी आंखें नम हो गईं। मुझे लगा जैसे मेरी मेहनत का फल मिल रहा हो। मगर उसी समय चाचा की आवाज़ आई। उन्होंने व्यंग से कहा कि मगर ये तो एक सब्जी वाले का बेटा है। उनकी बात सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे ऊपर ठंडा पानी डाल दिया हो। मेरा दिल बैठने लगा था। मैं मुड़ने ही वाला था कि आदरणीय गुरुजी की आवाज़ दोबारा गूंजी। उन्होंने मजबूत स्वर में कहा कि बुद्धिमानी किसी की बपौती नहीं होती। ये सब्जी वाले का बेटा है, मगर बड़े बड़े रईसों के बच्चों को पीछे छोड़ चुका है। ये लड़का मेहनती है और मेहनती लोग ही आगे जाते हैं। गुरुजी की बात सुनकर चाचा के पास बोलने को कुछ न बचा था। वो शांत हो गए थे। उन्होंने सिर झुका लिया था। शायद इन्हें डर था कि अगर वो कुछ और बोलेंगे तो गुरुजी इन्हें डांट देंगे। मेरे दिल में अजीब सी खुशी भर गई थी। मैं अनायास मुस्कुरा दिया था। मेरे अंदर एक नया हौसला पैदा हो गया था। मैं फ़ौरन गुरुजी के पास गया, अपना सवाल निकाला, उनसे हल करवाया, पूरे ध्यान से समझा और फिर सिर उठाकर कमरे से बाहर निकल आया। उस दिन मुझे विश्वास हो गया था कि अगर इंसान सच्चा हो, मेहनती हो और धैर्य रखने वाला हो तो दुनिया खुद ही उसके लिए रास्ते बना देती है। समय धीरे धीरे बीतता रहा और मैंने एमबीए कर लिया। एमबीए पूरा करने के बाद मेरी ज़िंदगी का एक नया मोड़ शुरू होने वाला था। वो दिन मुझे आज भी याद है जब पिताजी ने सब्जी की रेहड़ी बेच कर मेरी फीस भरी थी। कभी गर्मी में खड़े होकर, कभी बारिश में भीगकर, कभी उपवास करके, मगर मेरी पढ़ाई में कभी कमी नहीं आने दी। मैं जब भी थक जाता था तो पिताजी के हाथों की लकीरें याद आ जाती थीं। वो हाथ जो सब्जी तौलते तौलते सख्त हो गए थे, मगर मेरे भविष्य के लिए हमेशा प्रार्थना में उठे रहते थे। चाचा फिर भी कहते थे कि इसे अपने साथ रेडी पर रखो, तुम्हारी कमाई बर्बाद करेगा, पढ़ता हुआ देखना है तो मेरे बेटों को देखो। ये बातें सुनकर मेरे दिल में आग लग जाती थी, मगर मैंने हर बार गुस्से को किताबों में दफन कर दिया था। मैंने दिन रात मेहनत की, मैंने नींद कुर्बान की, मैंने दोस्तियाँ कम कर दी, मैंने अपनी दुनिया सीमित कर ली। सिर्फ एक लक्ष्य था कि मैं अपने पिताजी के सपने पूरे करूँगा। एमबीए पूरा होने के बाद एक मल्टीनेशनल कंपनी में इंटरव्यू की घोषणा हुई। मैंने फॉर्म भरा तो पता चला कि चाचा का बेटा भी उसी जगह आवेदन कर चुका था। चाचा को जब पता चला तो वो आदत के मुताबिक मुस्कुराकर बोले कि रेहड़ी वाले के बेटे को नौकरी कौन देगा,
वहाँ बड़े बड़े परिवारों के बच्चे आते हैं, तुम जैसे लोग सिर्फ दरवाजे तक ही रह जाते हैं। उनकी बात ने मेरे दिल को चोट दी थी, मगर मैं शांत रहा। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं जवाब शब्दों से नहीं बल्कि कर्म से दूंगा। इंटरव्यू वाले दिन मैं सुबह जल्दी उठ गया। माँ ने मेरे लिए इस्त्री किया हुआ कपड़ा निकाला। पिताजी ने आशीर्वाद दिया। उनकी आंखों में उम्मीद थी, उनके हाथ मेरे सिर पर थे। मैंने मन में कहा कि आज मैं सिर्फ अपना नहीं बल्कि पिताजी का सपना लेकर जा रहा हूँ। चाचा और उनका बेटा भी साथ जाने लगे। रास्ते भर चाचा का बेटा खुद को बड़ा समझता रहा। कभी अपनी घड़ी दिखाता, कभी जूतों का जिक्र करता, कभी कंपनी के माहौल की बातें करता और मुझे ऐसे देखता जैसे मैं वहाँ फिट ही ना हूँ। जब हम कंपनी के गेट पर पहुँचे तो वहाँ एक गार्ड खड़ा था, सादा से कपड़े, सीधा सा अंदाज। मैंने आगे बढ़कर आदर से नमस्ते किया। गार्ड ने मुस्कुराकर जवाब दिया और हमें अंदर जाने का रास्ता दिखा दिया। चाचा का बेटा हंस पड़ा। वो व्यंग से बोला कि तुम भी गार्ड ही बनोगे, नमस्ते करने की प्रैक्टिस अभी से शुरू कर दो। उसकी बात मेरे दिल में चुभ गई, मगर मैं चुप रहा। मैंने माँ की बात याद की। मैंने सिर झुकाकर अंदर कदम रख दिया। कंपनी का हॉल बहुत बड़ा था। शीशे की दीवारें, चमकता फर्श, अनुशासित माहौल, हर तरफ शांति और गरिमा थी। हम प्रतीक्षालय में बैठ गए। मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी। हाथों में फाइल थी, मगर दिल में पिताजी की रेहड़ी घूम रही थी। मुझे वो दिन याद आ रहे थे जब मैं सब्जी बेचने के बाद रात को थका हारा पड़ता था। कुछ देर बाद एक लड़का आया और नाम पुकारने लगा। हमारा नाम भी पुकारा गया। हम अंदर जाने लगे। जैसे ही हम कमरे में गए तो दृश्य बदल गया। सामने एक बड़ी टेबल थी, पीछे आरामदायक कुर्सी और उस कुर्सी पर वही गार्ड बैठा हुआ था जिसे मैंने बाहर नमस्ते किया था। अब वो सूट में था। उसका अंदाज बदल चुका था, मगर आंखों में वही गर्मा थी। चाचा के बेटे के कदम वहीं रुक गए थे। उसका रंग उड़ गया था, उसके होठ सूख गए थे, उसकी नज़रें नीचे झुक गई थीं। वो समझ चुका था कि जिसे वो गार्ड समझकर हंस रहा था वही आज उसका इंटरव्यू लेने वाला है। उस सज्जन ने हमें बैठने का इशारा किया। उसकी आवाज़ में आत्मविश्वास था। उन्होंने फाइल खोली। पहले चाचा के बेटे का परिचय देखा, फिर मेरा। उन्होंने पूछा, आप दोनों यहाँ क्यों आए हैं? चाचा का बेटा रटे रटाए शब्द बोलने लगा। वो अपनी डिग्रियां गिनवाने लगा। वो अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि बताने लगा। वो खुद को बड़ा साबित करने लगा। फिर मेरी बारी आई। मैंने धीमे मगर मजबूत स्वर में बात शुरू की। मैंने बताया कि मेरे पिताजी सब्जी विक्रेता हैं। मैंने बताया कि उन्होंने रेहड़ी से मुझे एमबीए तक पहुंचाया है। मैंने बताया कि मैंने कठिनाइयों में पढ़ाई की है। मैंने बताया कि मुझे मेहनत करना आता है। मैंने बताया कि मैं सीखने से नहीं घबराता। वो सज्जन ध्यान से सुनता रहा। उसकी आंखों में रुचि थी। वो बीच में सिर हिलाते रहे। फिर उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें एक बात बताऊं। मैंने अपना करियर गार्ड से शुरू किया था। मैंने यहाँ दरवाजे पर खड़े होकर नमस्ते करना सीखा था, मगर मैंने सम्मान करना नहीं छोड़ा था। आज मैं इसी कंपनी का डायरेक्टर हूँ। ये सुनकर चाचा का बेटा बिल्कुल शांत हो गया था। उस सज्जन ने कहा कि जो नमस्ते करना जानता है वो लीडर बनने की क्षमता रखता है, और जो दूसरों को तुच्छ समझता है वो कभी बड़ा नहीं बन सकता। फिर उन्होंने फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि कंपनी को डिग्री से ज़्यादा चरित्र चाहिए, अहंकार से ज़्यादा मेहनत चाहिए और ज़ुबान से ज़्यादा कर्म चाहिए। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा कि हम तुम्हें इस कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर चुनते हैं। मेरे कानों में जैसे आवाज़ गूंज गई थी। दिल ज़ोर से धड़कने लगा था। आंखें भीग गई थीं। मुझे अपने पिताजी याद आ गए थे। मुझे माँ की प्रार्थनाएं याद आ गई थीं। चाचा का बेटा कुर्सी पर सुन बैठा था। उसकी आंखों में हैरानी थी, शर्मिंदगी थी, खामोशी थी। मैं धीरे धीरे कमरे से बाहर निकला। कदम ज़मीन पर थे, मगर दिल आसमान पर था। मैंने फ़ौरन पिताजी को फ़ोन किया। मेरी आवाज़ भर आई थी। मैंने कहा, पिताजी, आपका बेटा चुन लिया गया है। फ़ोन की दूसरी तरफ शांति छा गई। फिर पिताजी की रुंधी हुई आवाज़ आई। उन्होंने कहा, बेटा, आज मेरी मेहनत सफल हो गई है। घर पहुंचा तो माँ ने मेरा चेहरा देखकर सब समझ लिया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने मुझे गले लगा लिया। उन्होंने कहा, ये तुम्हारी नहीं, हमारी जीत है। कुछ दिन बाद मैं अपनी नौकरी पर गया।
साफ कपड़े, सीधा अंदाज, मगर दिल में वही पुराने संस्कार थे। मैं हर गार्ड को नमस्ते करता था, हर कर्मचारी को सम्मान देता था, क्योंकि मैं जानता था कि मैं कहाँ से आया हूँ। एक दिन चाचा पिताजी की रेहड़ी पर आए। उनकी आवाज़ में अहंकार नहीं था, उनके स्वर में नरमी थी। उन्होंने पिताजी से नज़रें मिलाकर बात की। उन्होंने मुझे देखा तो सिर झुका लिया। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मेहनत खामोश होती है, मगर इसका नतीजा शोर मचा देता है। और मैंने मन में कहा कि रेहड़ी वाले का बेटा अगर नीयत सच्ची हो तो दुनिया की सबसे बड़ी कुर्सी तक भी पहुंच सकता है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।